अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एंड कहाँ किया था? स्टेप 5 शुरू किया था अभी ना। रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर, जो बिजनेस का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उससे जो गुड्स सर्विसेज बेच के कमाता है वो उसका रेवेन्यू है। रेवेन्यू के 5 स्टेप्स हैं। एक ये है कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फिर है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पता हो क्या है, ट्रांजैक्शन प्राइस निकालनी है, ट्रांजैक्शन प्राइस निकालने के बाद उसको एलोकेट करना है, और फिर जो जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाएगी उसका रेवेन्यू बनता जाएगा। स्टेप 1, 5 कंडीशन हैं, पाँचों पूरी होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। दोनों पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट आपस में एग्री कर लिया हो, पेमेंट टर्म्स तय हों, राइट्स पता हो एक दूसरे के, कमर्शियल सब्सटेंस हो, और इट इज़ प्रॉबेबल है कि इकोनॉमिक बेनिफिट के पैसे मिल जाएंगे। फिर दूसरे स्टेप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अगर एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक ही वादा है, उसके यूनिट्स ज़्यादा हो सकते हैं तो वही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या वो सब अलग अलग सेपरेट हैं या सब मिला के एक हैं। तो अलग अलग सेपरेट तब होती हैं जब उनकी पहचान अपनी बरकरार रहे, डिस्टिंक्ट हो। डिस्टिंक्ट होने की शर्त, एक तो उनकी अपनी वैसे ही बाय नेचर पहचान हो, कैसे पता चलेगा, अलग अलग बेचे जाते हैं। दूसरा, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी उनकी पहचान बरकरार रहे, वो एक दूसरे को बदल ना रहे हो, तो फिर भी वो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। लेकिन अगर एक दूसरे को बदल रहे हैं तो फिर ये सेपरेट नहीं है, फिर कंबाइंड है। और पैसे पूरे पैकेज के बना के डिस्काउंट देना, इससे उनका आपस में इंटर रिलेटेड होना नहीं साबित हो जाएगा, वो तो वैसे पैकेज डिस्काउंट है। फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के बाद अगला स्टेप था ट्रांजैक्शन प्राइस निकालना। ट्रांजैक्शन प्राइस ये थी कि जो अमाउंट तय हो रही है वो तो है, उसमें कुछ प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 5 एडजस्टमेंट थी। एक थी वेरिएबल कंसिडरेशन, और एक उसी से रिलेटेड थी रेंजिंग कंस्ट्रेनिंग वेरिएबल, पता नहीं क्या। तो उनमें हम क्या कर रहे थे, उनमें डिस्काउंट्स, रिबेट्स, पेनल्टीज, बोनस, रिफंड्स, ये सब थे। इनको हैंडल करने का तरीका ये था कि जिन जिन चीज़ों पे डाउट है, अगर उनकी मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज़ हैं तो उनको समेशन पी एक्स कर लें, और अगर सिर्फ 2 ही बातें जिनमें से कोई एक नहीं होना है तो जिसके चांस ज़्यादा हैं वो मान लें। तीसरी एडजस्टमेंट सी एडजस्टमेंट थी कि अगर लोन इन्वॉल्व है, लोन कैसे इन्वॉल्व होगा, या हमने कस्टमर से पैसे बहुत पहले ले लिए होंगे तो हमने लोन लिया, या कस्टमर को हमने बहुत ज़्यादा उधार दे दिया होगा तो फिर कस्टमर ने लोन लिया। अगर हमने पैसे बहुत पहले ले लिए तो ये हमने लोन लिया, लायबिलिटी है, रेवेन्यू इसकी कंपाउंडेड अमाउंट होगी और इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। और अगर हमने कस्टमर को बहुत लंबा उधार दे दिया तो फिर ये हमारा एसेट होगा, और रेवेन्यू उस कल को मिलने वाले पैसे की डिस्काउंटेड अमाउंट होगी और हमारी इंटरेस्ट इनकम होगी। फिर इसके अलावा जो स्टेप 4 था, नहीं डी था, वो ये था कि अगर नॉन कैश है तो उसके लिए तरीका, शर्त ये थी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको वो नॉन कैश चीज़ मिल रही हो, उसके कंट्रोल में आ रही हो, तो फिर उसकी फेयर वैल्यू, और वो फेयर वैल्यू बार बार अपडेट हुआ करेगी, रेवेन्यू चेंज होता रहेगा नहीं। और ई ये था कि अगर सेलर कस्टमर को कुछ पे कर रहा है, कस्टमर को पे कर रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं, कस्टमर को, तो या तो वो उससे कोई और अलहदा गुड सर्विसेज ले रहा होगा इसलिए पे कर रहा होगा, तो फिर वो अलहदा ट्रांजैक्शन है, या फिर वो इसी सेल को करने के लिए कस्टमर को पैसे दे रहा होगा, तो फिर वो रेवेन्यू में से लेस होगा। स्टेप 4 ये था कि जो ट्रांजैक्शन प्राइस स्टेप 3 में निकाल ली और स्टेप 2 में जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस ढूंढ ली, उन सब में बांटना है। बांटने के लिए तरीका, उन सब की स्टैंड अलोन प्राइसेस, स्टैंड अलोन प्राइसेस की रेशियो में बांटना है। अगर स्टैंड अलोन प्राइसेस पता है तो ठीक है, नहीं पता तो उसके अंदाजे लगाने के मुख्तलिफ तरीके थे। एक तरीका यह था कि बस किसी तरह अंदाज़ा लगा लें, दूसरा तरीका यह था कि ख़र्चों में कुछ रीज़नेबल प्रॉफिट ऐड कर दें, और तीसरा तरीका यह था कि जो नया प्रोडक्ट है जिसकी अभी कुछ नहीं पता प्राइस क्या है, तो उसको बैलेंसिंग करके रेजिडुअल अप्रोच।
फिर इसमें ये देखा था कि अगर जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 3-4 हैं उनमें से कोई एक या दो अलहदा से भी सस्ती बेची जाती हैं तो फिर उनकी रिवाइज्ड प्राइसेस लें। अब उन रिवाइज्ड प्राइसेस की रेशियो में ट्रांजैक्शन प्राइस को बांटना है। और इसमें एक जो सवाल किया था उसमें अगर एक प्रोडक्ट के कुछ और यूनिट्स हैं दूसरे के कुछ और यूनिट्स हैं तो उनकी पर यूनिट सेल प्राइस की रेशियो में नहीं बांटना, टोटल की रेशियो में बांटना। फिर स्टेप 5 ये शुरू किया था कि जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाएगी उसका रिलेटेड पोर्शन रेवेन्यू बनता जाएगा। कैसे सेटिस्फाई होगी? जब उसका कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। कंट्रोल ट्रांसफ़र होने की कुछ निशानियां थी, कुछ मिसालें थी जो आपको रटने को कहा था। कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा इस बात के दो केसेस हैं, एक कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा एट अ पॉइंट इन टाइम और एक कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा ओवर टाइम। ये ओवर टाइम वाली बात थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निकल है, पहले मैं पॉइंट इन टाइम पढ़ा के फिर स्टेप 5 से आगे चला जाऊंगा। बाकी रिसीवेबल पेएबल और वो जिन चीज़ों की आपको टेंशनें थी एंट्रीज पहले वो कराऊंगा, उसके बाद फिर ओवर टाइम वाले पे आऊँगा। थोड़ी सी मिसाल बस समझा देता हूँ। अगर कस्टमर ने कहा है कि मुझे बस एसी आप किसी तरह यहाँ लगा के दे दें बस, अब आपको उसमें 2 घंटे लगें 4 घंटे लगें, बस मुझे लगा हुआ एसी चाहिए, तो कंट्रोल कब ट्रांसफ़र होगा? जब कस्टमर को एसी लगा देंगे। जब लगा दिया अब ये हो गया एट ए पॉइंट इन टाइम। इसी तरह कस्टमर हमसे कोई चीज़ ख़रीदने आया है, जैसे ही उसको वो चीज़ हमने दे दी कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया एट अ पॉइंट इन टाइम। लेकिन अगर हम कस्टमर ही की ज़मीन पे कस्टमर ही की बिल्डिंग बना के दे रहे हैं और जो आधी अधूरी बिल्डिंग होगी वो कस्टमर ही की होगी, हम बस सिर्फ उसी की जगह पर आके उसी की बिल्डिंग बनाते चले जा रहे हैं, तो हम ये जो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं ये ओवर टाइम पूरी कर रहे हैं। ये दोनों में फ़र्क है। एट अ पॉइंट इन टाइम ये है कि जैसे ही हमने परफॉर्म किया जिम्मेदारी फ़ौरन ट्रांसफ़र हो गई, ये है कंट्रोल ट्रांसफ़र एट अ पॉइंट इन टाइम। और अच्छा नहीं, फ़ौरन से मुराद है हमने काम पूरा किया तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हुआ, हो सकता है 4 साल बाद हो। और ओवर टाइम ये है कि जैसे जैसे हम काम करते जा रहे हैं साथ साथ कंट्रोल ट्रांसफ़र होता जा रहा है। अब ये साथ साथ कंट्रोल ट्रांसफ़र होने में आगे मज़ीद कहानियां हैं, लेकिन उन पे बाद में आऊँगा। पहले एट अ पॉइंट इन टाइम को लेके आगे चलता हूँ। तो स्टेप 5 क्या हुआ? जब कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा तो रेवेन्यू रिकग्नाइज हो जाएगा। एट अ पॉइंट इन टाइम का मतलब है कि जैसे ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुई, वो जस्ट एक एक्शन होगा, एक पॉइंट होगा, बस एक दिन होगा, 1 घंटा होगा, उसमें फिर ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगी और कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा और रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। ये हो गए 5 स्टेप्स। एग्जाम्पल 13, 14, 15। अच्छा, ओवर टाइम में से जो आसान वाली बात है ना, पहले वो बता देता हूँ ताकि वो सवालों को फिर मैं वहाँ पहुँचा सकूँ। जब बिजनेस ने एक जैसी सर्विसेज ओवर अ पीरियड रेंडर करनी होंगी,
जैसे सफाई करनी है और एक सफाई वाली कंपनी है, ये भी बाकायदा कंपनीज होती हैं जो ये सर्विसेज दे रही होती है मेंटेनेंस की, सफाई की। तो एक बिजनेस की पूरी बिल्डिंग है और उससे क्लीनिंग सर्विसेज वालों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको पूरा साल बिल्डिंग की सफाई करके देंगे। अब वो पूरे साल के एंड पे आके इकट्ठे ही पूरे साल की सफाई करेंगे? फिर हर रोज़ सफाई कर रहे होंगे और जैसे जैसे सफाई करते जा रहे होंगे उस एक दिन की सर्विस रेंडर होती जा रही होगी। तो सर्विसेज जब देनी हो तकरीबन एक ही जैसी, तो ये हर रोज़ बराबर सर्विस होती हैं। और जिस तरह बचपन में कहीं एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जितने महीने गुजर गए उतना रेवेन्यू बनता जाता है। दोबारा, अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होनी है एट अ पॉइंट इन टाइम, जो कि नॉर्मली गुड्स की शक्ल में होती है, जब कोई गुड देनी होती है ना तो वो एट अ पॉइंट इन टाइम होती है नॉर्मली। लेकिन अगर सीरीज ऑफ सर्विसेज देनी होती है तो वो ओवर टाइम होती है और तकरीबन एक ही जैसी सर्विसेज हर रोज दी जा रही होती हैं। तो इनमें ओवर टाइम रेवेन्यू बनाने के लिए सिंपली जितने महीने गुजरे होते हैं उनका रेवेन्यू बन जाता है। बाकी ओवर टाइम में और गहराइयां हैं, वो भी बाद में बताता हूं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। थर्टी थ्री मैं करता हूं। हाँ जी, अच्छा, अब अगर तो सवाल में सिर्फ कहा होता कि एंट्रीज कर दें तो बस फिर तो एंट्रीज थी, लेकिन सवाल में लिखा है योर आंसर शुड आल्सो गिव एंट्रीज। तो फिर शो हाउ टेली साउथ शुड रिकॉग्नाइज, इसका मतलब है इसका आंसर अंग्रेजी में करना पड़ेगा। और जब आपको अंग्रेजी में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का आंसर करना पड़ेगा तो पांचों स्टेप्स पे बात करनी पड़ेगी। अगर इस सवाल में सिर्फ एंट्रीज मांगी होती तो बस फिर सिर्फ एंट्रीज होती, लेकिन उसने कहा है कि आल्सो गिव जनरल एंट्रीज, तो फिर एंट्रीज के अलावा भी कुछ बताना है। तो इसलिए हमें इसमें आंसर अंग्रेजी में करना पड़ेगा, वही पांचों स्टेप्स का जवाब देना पड़ेगा। बहुत लंबा चौड़ा आंसर होगा नहीं, टू दी पॉइंट उन पांचों का आंसर। जैसे इसमें स्टेप 1 पूरा हो रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज विद टेली साउथ एंड टर्म्स ऑफ द प्लान आर एज फॉलोज, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए स्टेप 1 पूरा हो गया। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 है, एक हैंडसेट, क्योंकि हैंडसेट वैसे भी बेचते हैं, और दूसरा जो कॉल टाइम है वो वैसे भी बेचते हैं। ये रिक्वायर्ड से ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि कस्टमर्स सिर्फ हैंडसेट ख़रीदना चाहें तो वो भी ख़रीद सकते हैं, और पूरे साल का अगर सिर्फ कॉल प्लान लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं।
तो ये दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। तो ये हो गया स्टेप 2 कि इसमें दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, एक हैंडसेट और एक जो कॉल है, जो टाइम है, जो कॉल टाइम है वो। स्टेप 3 ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस चूंकि इसमें बस 1 साल ही की बात है, बस कोई डिस्काउंटिंग की चक्कर की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा हूँ। स्टेप 1 हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। स्टेप 2 कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, एक हैंडसेट और एक ये जो कॉल सर्विस है। स्टेप 3 ट्रांजैक्शन प्राइस। कितने पैसे लेने हैं कस्टमर से? 2400। कैसे? 200 इंटू 12, तो ट्रांजैक्शन प्राइस है 2400 रुपए। स्टेप 4 चूंकि दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो इसको हमें एलोकेट करना पड़ेगा। एलोकेट करने के लिए इनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस चाहिए। स्टैंड अलोन प्राइसेस का मतलब है कि इनको वैसे बेचते तो कितने का बेचते? 500। तो इनको अगर स्टैंड अलोन बेचते तो सेट बेचते 500 का, और अगर सिर्फ कॉल सर्विस देते 2100। कैसे? 175 इंटू 12। तो वो जो चीजें हमने 2600 की अलग अलग बेचनी थी वो अब हम 2400 की बेच रहे हैं। तो एलोकेशन हो जाएगी, सेट के हिस्से में आ जाएगा इस 2400 में से 500 बाय 2600, और सर्विसेज के हिस्से में आ जाएगा, बेशक डिफरेंस ले लें, 2400 इंटू 2100 ओवर 2600, 1938। ये हो गया स्टेप 4। और स्टेप 5 ये है कि जैसे ही हैंडसेट डिलीवर होगा उसका रेवेन्यू बन जाएगा, और ये जो कॉल टाइम है ये पूरे साल पे फैल जाएगा। ये एट अ पॉइंट इन टाइम है, हैंडसेट डिलीवर करेंगे इसका रेवेन्यू बन जाएगा, और ये पूरे साल पे ओवर द पीरियड हर महीने में फैल के इनकम बन जाएगी। और चूंकि इसमें आपसे कहा है कि एंट्रीज भी कर दें तो एंट्रीज भी कर देते हैं। कैसे करेंगे? नहीं, योर आंसर शुड आल्सो गिव जनरल एंट्रीज। तो बस सिर्फ पहले महीने ही का पूछा है, तो 1 जनवरी की एंट्री हो गई, हैंडसेट दे दिया तो सेल्स हो जाएगी क्रेडिट, और रिसीवेबल बन जाएगा। आल्दो के मैं भी कुछ देर बाद वर्ड रिसीवेबल बदल दूंगा। और जब महीना एंड हो जाएगा तो 31 जनवरी कैश मिल जाएगा कितना? 200। अच्छा, अब देखें, कैश मिलना है 200 200 200, टोटल मिला के 2400 मिलना है। उसमें से इसके पैसे भी पूरे होंगे, इसके भी पूरे होंगे। तो ये जो 200 मिला होगा इसमें हम जो सर्विस रेवेन्यू ले रहे हैं, कितना सर्विस रेवेन्यू बनाए? 1938 में से एक महीना हो गया 162। बाकी पैसा क्यों मिल रहा है फिर? वो इसमें से मिल रहा होगा। 38 हर महीने ये एंट्रीज होती जाएंगी, और करते करते ये जो सर्विस रेवेन्यू है इसका पैसा भी मिलता जाएगा, और वो जो सेट का था वो भी कवर होता जाएगा। क्या पहली एंट्री में सर्विस का रेवेन्यू पहले दिन बना दें? नहीं बना सकते। लेकिन ये सर्विस का वर्ड अभी थोड़ी एक सवाल के बाद बहुत सेंसिटिव होने लगा, फिर इसके ऊपर भी सवाल है कि रिसीवेबल का वर्ड यूज करना है कि नहीं करना। क्वेश्चन 33। अब आ जाइए
क्वेश्चन 8 पे पढ़ लें। 8A का आंसर क्या होगा? 8 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिफाइन करेंगे। हाँ जी, और 6 मिसालें उन्होंने पूछा है कि क्या क्या होती हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो भी मैंने आपको छाप के दी हुई है मिसालें, आइए इससे देख के। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में आप देखेंगे ना तो वहाँ पर कुछ एग्जांपल्स छापी हुई हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप वही एग्जांपल्स छापें। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कोई भी हो सकती है। आप कहिए एजेंसी सर्विसेज देना, गुड्स बेचना, सर्विसेज देना, और ये तो 3 जुमले ही ख़त्म हो गए। तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज देना, मेडिकल सर्विसेज देना, ट्यूशन सर्विसेज देना। बी पढ़ लें। हाँ जी, पढ़ लें तो। गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशंस है, इससे एक कस्टमर जो कि बैंक है, हाँ हम जीटी हैं, हमसे हमारा कस्टमर जो कि एक बैंक है, उसने रब्ता किया, उसने हमसे 20 स्मार्टफोन मांगे और टर्म्स ये तय हुई हैं कि एक फ़ोन इतने का होगा और उसके बाद मोबाइल के पैसे मज़ीद कोई नहीं होंगे। ये कहाँ लिखा मज़ीद कोई नहीं होंगे? For supplying 20 smartphones to the bank staff with unlimited use of mobile network for 1 year। 1 साल के लिए मोबाइल यूजेज भी है और पैसे सारे के सारे 10 दिन के अंदर अंदर रिसीव होकर हमें मिलेंगे और एंड पे मोबाइल वापस भी नहीं करने, यानी मोबाइल भी दे दिया। तो अब हम अपने कस्टमर को 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बेच रहे हैं, एक मोबाइल बेच रहे हैं और 1 साल की सर्विस दे रहे हैं। यही काम जो भी इधर किया था। ये एसीसी की किताब से एक सवाल उठाया था मैंने, ये वाला। तो ये आईकैप का स्प्रिंग 18 का है, जो मुझे लगता है इसी को देख के शायद बनाया होगा एसीसी के वाले सवाल को। तो 20 स्मार्टफोन्स देने हैं, एक स्मार्टफोन 34650 का है और द प्राइस इज पेएबल इन फुल, यानी फुल यही प्राइस है और सर्विस के मजीद पैसे नहीं हैं। ये बात पहले सेंटेंस से पता चल रही है कि फ़ोन देने हैं विद अनलिमिटेड यूज़ ऑफ मोबाइल नेटवर्क और प्राइस इन फुल शुरू में दे देनी है। तो एक मोबाइल का हम उनसे 34,650 लेंगे जिसमें मोबाइल भी होगा और वो वापस नहीं आना, इसका मतलब मोबाइल भी बेच दिया और 1 साल की सर्विस भी देनी है। अगर सिर्फ इसकी अकाउंटिंग करने को कहते हैं तो ये है,
लेकिन हुआ क्या कि अकाउंटेंट ने सारे पैसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर के नाम में डाल दिए, कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। अब हम 31 दिसंबर पे खड़े हैं और रेक्टिफाइंग एंट्री करने को कहा है, तो सारा का सारा एडवांस में डाला हुआ है। क्या करें, जितना रेवेन्यू बनाना है वो एडवांस से निकाल के रेवेन्यू में लें, और रेवेन्यू हमें 2 बनाने पड़ेंगे, हैंडसेट बेचना भी, और 2 महीने 3 महीने 2 महीने। अक्टूबर में बेशक कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन मोबाइल ही उनको नवंबर में दिया है, तो 2 महीने, तो 2 महीने की सर्विस बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें फिर इस 34,650 के टुकड़े करने पड़ेंगे। तो ट्रांजैक्शन प्राइस, ये मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, स्प्रिंग 18। ट्रांजैक्शन प्राइस एक मोबाइल की कर लें, बाकी तो फिर 20 से मल्टीप्लाई करना है, 34,650 ये ट्रांजैक्शन प्राइस है। स्टैंड अलोन प्राइसेस क्या है इन दोनों की? अगर हम वैसे मोबाइल बेचें तो कितने का बेचते हैं? 18,000 का। और अगर सिर्फ कॉल सर्विस दे तो कैसे? 1800 इंटू 12, 21,600। ये है स्टैंड अलोन प्राइस। इसको इस रेशो में बांटना है, तो एलोकेशन हो जाएगी मोबाइल के हिस्से में आ जाएगा 34,650 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 39,600, 15,750। और कॉल सर्विस के हिस्से में आ जाएगा, डिफरेंस ले लें बेशक, 34,650 इंटू 21,600, 39,600, 18,900। तो अब ईयर एंड पे खड़े होके सेट चूंकि बेच चुके, ये सेल बनती है, और 2 महीने की सर्विस दे चुके, तो 2/12 वो वीर बनती है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री पूछी है सिर्फ, यानी सिर्फ एडजस्टिंग एंट्री पूछी है। एडवांस से निकाल लें और रेवेन्यू बना दें। एक बना दें सेल जो मोबाइल की होगी, कितनी? 15,750, लेकिन ये तो एक मोबाइल था, इंटू 20, 189, 4 0 नहीं, 315,000, और 2 महीने की सर्विस। अठारह 900 इंटू 20 इंटू 2 महीने, नवंबर दिसंबर, पर मंथ तो किया ही नहीं था ना, पर मंथ तो किया ही नहीं था। ये सेट है और ये साल की सर्विस है जी। 63, तो हम लोग एडवांस में डेबिट कर देंगे 378,000। अकाउंटेंट ने जितना कैश मिला वो सब एडवांस में डाल दिया। The entire amount received as per contract was credited by GT to advance from customer। ये जो ट्रांजैक्शन प्राइस है वो सारी की सारी, हाँ, जो कैश मिला सारा ही मिल गया ना, 34,650 पूरा मिल गया। The entire amount received was credited to advance from customer। तो अब हमने रेक्टिफाई ये करना है कि उसमें से जितना रेवेन्यू बनाना है वो एडवांस से निकाल लें और रेवेन्यू बना लें जी। उसमें गुड्स की भी 6 और सर्विस की भी 6 देनी है कि दोनों की कम्युलेटिव 6 देनी है? नहीं, क्यूमुलेटिव है।
हाँ जी, यहाँ तक मामला ठीक है ना। नोटेड, तो क्वेश्चन 6 पे आ जाए। क्वेश्चन 6 पार्ट ए। लिस्ट द क्राइटेरिया दैट मस्ट बी मेट टू अकाउंट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। वो जो कॉन्ट्रैक्ट के 5 पॉइंट्स हैं वो रटा हुआ आपने यहाँ उगल लेना है। बी पढ़ लें जी। 5 स्टेप्स है ना? नहीं, जो पहला स्टेप है 5 स्टेप नहीं। पहले स्टेप पे 5। हाँ जी, असल में देखें, ये पहला स्टेप क्यों, क्राइटेरिया होगा तो अकाउंटिंग शुरू होगी, तो बात शुरू ही कॉन्ट्रैक्ट से हो रही है। उसके बाद स्टेप 2 3 के अंदर तो हमने बताया कि करना क्या है। क्राइटेरिया पूरा होना तो वही है जो स्टेप 1 के अंदर 5 शर्तें हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन प्राइस में क्या करना है, वो क्राइटेरिया तो नहीं पूरा कराया, वो तो बताया करना क्या है, बांटना कैसे है, किसको बांटना है, वो तो यहां से बात की है। क्राइटेरिया तो वही है जो 5 कंडीशन है स्टेप 1 की, तो ये पूछा हुआ है। हाँ जी, पढ़ लिया तो पॉइंट 1 आप करें, पॉइंट 2 मैं कराता हूं। बी का पॉइंट 1 आप कर रहे हैं, पॉइंट 2 मैं कराता हूं। बी के पहले पैराग्राफ में क्या बताएंगे बातें, स्टैंड अलोन प्राइसेस, कि नॉर्मली मशीन इतने की बेचते हैं और सर्विसेज इतने की बेचते हैं। तो बी की पहली 2 लाइनों के अंदर स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं। अब आगे 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनका जवाब देना है, और जवाब क्या देना है, विद रेफरेंस टू IFRS 15 एक्सप्लेन। तो हमें फिर वही 5 स्टेप्स में जवाब देना होगा। 1 आप कर दीजिए, 2 मैं बताता हूं।
हाँ जी 1 सर जब डिलीवरी होगी तो जो मशीन है उसका तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, बाकी कॉन्ट्रैक्ट लगेगी। वो मैंने भी वर्ड अंबल के, हाँ वो तो वर्ड बता ही दिया हुआ है। एंट्री वैसे मांगी नहीं है सवाल में, जस्ट एक्सप्लेन करने को कहा है। तो होगा ये कि बल्कि हाँ रिकॉर्डेड में आप एंट्री भी दे सकते हैं। ईयर एंड है 31 दिसंबर 18, पैसे मिल गए थे सारे, यानी मैं अगर आपको इसकी एंट्री बना के बता दूं, तो इसी तरह बस ये मशीन की हैंडसेट की जगह मशीन आ गई। ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है 1.8 और इनकी स्टैंड अलोन प्राइस मशीन की 17 लाख और सर्विस है 25,000 पर मंथ, 25 इंटू 12 3 लाख। तो इसकी रेशो में बांटनी है उस 18 लाख को। तो जब एलोकेशन हो जाएगी मशीन के हिस्से में आ जाएगा 15-30 और सर्विस के हिस्से में, मेंटेनेंस सर्विस के हिस्से में 2,70,000। कितना अर्सा गुजर गया इस बात को? 5 महीने अगस्त से गिने ना, तो 5 महीने। चूंकि उसने कहा है कि बताएं कैसे रिकॉर्ड होगा, आप इसका जवाब एंट्री करके भी बता सकते हैं। एंट्रीज आर नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, उसने कहा है कि एंट्रीज नॉट रिक्वायर्ड, उसने ये नहीं कहा कि एंट्रीज खबरदार जो की।
तो अगर आपको एंट्रीज करने में आसानी है तो आप एंट्रीज कर दें, कोई मसला नहीं। रिक्वायर्ड तो वो ये कह रहा था कि बच्चे एंट्रीज के चक्कर में पड़ जाएंगे तो टाइम ज़ाया करेंगे। अगर आप एंट्रीज करना चाहते हैं तो एंट्रीज कर दें, उससे भी एक्सप्लेन ही हो जाएगा। अगर नहीं तो इसकी अंग्रेजी में हम ये बता देंगे, जो कि मैं आपको एंट्री की शक्ल में लिख के दिखा रहा हूँ, फिर अंग्रेजी बताता हूँ। कैश टोटल कितना मिल गया? 18 लाख। मशीन तो बेच दी, इसका रेवेन्यू तो बन जाना चाहिए 15-30। सर्विस का रेवेन्यू हमने 5 महीने दिया है अभी, तो 270 में से 5/12 1,12,500। तो बाकी फिर अभी हमने सर्विस और देनी है ना, तो वो हमारी लायबिलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कह लें, एडवांस कह लें, कितनी? 157,500। तो इसकी अंग्रेजी ये बन जाएगी कि हमने जो कैश ले लिया उसमें से इतना रेवेन्यू सेल्स मशीन का रेवेन्यू मान लेंगे, 5 महीने का सर्विस रेवेन्यू मान लेंगे, और जो एक्सेस पैसा मिला हुआ है ये हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में शो कर देंगे। एंट्री सही नहीं है? नहीं, मैंने तो आपको एंट्री नेट इफेक्ट बना के दिखाया है। चूंकि एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं थी ना, तो मैंने डेट वाइज एंट्रीज नहीं की। तो ये कम अगस्त पे होती तो फिर सर्विस रेवेन्यू तो रिकॉर्ड ना होता ना, वो फिर हर महीने होता जाता। अगर एंट्रीज मांगी होती तो हर महीना होता जाता। ये कम अगस्त पे कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर अगर इसकी एंट्री करें तो कैश डेबिट 1 अगस्त को, सेल्स क्रेडिट और बाकी सारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अब हर महीने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट। मैंने तो सिर्फ डिस्कशन करने की वजह से एक एंड रिजल्ट बना के दिखा दिया आपको। ये पॉइंट 1 है। इसमें हम ये बताएंगे कि 2 परफॉर्मेंस जो मशीन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फाइंड अ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। हमने डिस्कशन 5 स्टेप में करनी है। बेशक आई कैप के सॉल्यूशन में उसने 2 को लिफ्ट कराई हो, नहीं उसने कहा है ना एक्सप्लेन करें। हाँ तो उसने एक्सप्लेन करने को कहा है ना, उसने एक्सप्लेन करने को कहा है। उसने कहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या करना है। तो ये एक रेवेन्यू का कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर रेवेन्यू में हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे कि हमने क्या करना है। तो उसमें हम यही बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट है, फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इसमें 2 हैं क्योंकि हम वैसे भी अलग से बेचा करते हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस जो अमाउंट तय हो गई वो ट्रांजैक्शन प्राइस है। इसको स्टैंड अलोन प्राइसेस की रेशियो में बांटेंगे ऐसे एज फॉलोज, ये कैलकुलेशन कर दी। और उसके बाद अब एंड डिस्कशन ये होगी कि इसमें से हम सेल की मशीन की सेल पूरी मान लेंगे, और सर्विस चूंकि 5 महीने की दे चुके तो उसकी इतनी रेवेन्यू मान लेंगे, और जो एक्सेस पैसा है वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की शक्ल में बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन है। अगर हम ये लिखेंगे मशीन का रेवेन्यू कैश के साथ ही रिसीव तो रिकॉर्ड हो जाएगा, और आगे हर मंथ की 22,500 जो है वो। लेकिन उसने वो लायबिलिटी का भी जिक्र तो बताना पड़ेगा ना। वो तो लायबिलिटी का तो जब कैश आएगा तब बता देना। ठीक है, काफ़ी। हाँ मतलब आप ये कह सकते हैं कि मंथली बेसिस पे हम उसको 31 दिसंबर तक रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे, ये भी काफ़ी है। सर ऐसे करते हैं रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑफ 1,642.5 एंड रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ऑफ 1, और उसकी अमाउंट की कैलकुलेशन दिखा दें, बस ठीक है, काफ़ी। पॉइंट नंबर 2। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 से पहले जो लेक्चर नोट्स हैं उनमें आइए, और आइए पेज 4 पे। पेज 4, जब मैं आपको ये कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग पढ़ा रहा था, पेज 4 टॉप पे। For above compounding discounting calculation, an entry shall use the discount rate that would be reflected in a separate financing transaction। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों एक दूसरे से वाकई लोन लेते देते तो क्या इंटरेस्ट लेते। इट मे बी द रेट इम्प्लिसिट इन द ट्रांजेक्शन। हो सकता है कि जो इस ट्रांजेक्शन का इम्प्लिसिट रेट है वही मान लिया जाए। अब आए इस सवाल पे वापस। मैंने आपको बताया था कि आईकेप के सवालों में बाय डिफॉल्ट लोन होता है। अब अगर मशीन हम उनको 2 साल बाद पैसे ले रहे हैं, मशीन बेच दी और पैसे 2 साल बाद ले रहे हैं, पॉइंट नंबर 2, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वुड बी मेड आफ्टर 2 ईयर्स। तो बाय डिफॉल्ट उसमें लोन है। चूंकि हमने डिस्कशन करनी है तो फिर हमें उसके लिए सेल्स की अमाउंट भी बतानी होगी।
तो वो होगी इस 1.95 की प्रेजेंट वैल्यू, उसके लिए कोई रेट भी होना चाहिए था। तो जो इसका अपना इफेक्टिव रेट है वो भी रेट हो सकता है, जो भी जुमला पड़ा है वो कैसे, अगर हम ये चीज़ आज ही बेचते, 1.95 नहीं 1.7, तो अगर हम उसको 2 साल कंपाउंड करके 1.95 की बेच रहे हैं तो हम यकीनन ये रेट लगा रहे होंगे। ये मतलब है इम्प्लिसिट रेट का। 1.95 में तो सर्विसेज नहीं 1.95 सिर्फ मशीन है। मेंटेनेंस सर्विसेज वुड आल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर 25,000 पर मंथ विच वुड बी पेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यानी 1.95 सिर्फ मशीन का है, तो इसमें एलोकेशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्विस का 25,000 ही बनता था, 25,000 ही हम हर महीने लेना शुरू कर देंगे, तो इसमें तो एलोकेशन का भी मसला नहीं आया। मशीन अलहदा से 1.95 उधार पे बेच रहे हैं, और सर्विस जो वैसे भी 25 की बेचते थे अब भी वो 25 की बेचेंगे और अलहदा अलहदा ही 25,000 लिया करेंगे, तो इसमें एलोकेशन का भी इशू नहीं है। एलोकेशन तो तब करनी होती ना अगर कोई पैकेज प्राइस बनी होती। हमने मशीन के अलहदा से पैसे उसको बता दिए और सर्विस के अलहदा से उतना ही बताया जितने हम वैसे लेते हैं, और वो पे भी उसने अलग अलग करने, पे भी नहीं इकट्ठे कर रहा। तो इसलिए 1.95 सिर्फ मशीन के हैं, और चूंकि बाय डिफॉल्ट ICAP के क्वेश्चन में लोन होता है तो इसलिए यकीनन उतने ही % पे इंटरेस्ट लगाया होगा जिससे ये इतना बना होगा, तो ये आता है 7.1। तो हमारे आंसर में ये अंग्रेजी यही आएगी कि मशीन चूंकि 1.95 की बेच रहे हैं, यकीनन इसमें फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व है, रेट नहीं बताया तो हम उसका इम्प्लिसिट रेट ही इंटरेस्ट रेट के तौर पे यूज कर लेंगे। इम्प्लिसिट रेट लीजेस जो इसके अंदर छुपा होता है, तो यही इंटरेस्ट रेट होगा। इसलिए हम इस मशीन का रेवेन्यू 1.7 पे रिकॉर्ड करेंगे और जो बाकी 7.1% है पर ईयर उस पे हम इंटरेस्ट इनकम बनाते जाएंगे। और 25,000 साथ साथ सर्विस के हिसाब से रेवेन्यू बनाते जाएंगे। चलिए एक सवाल और कर दें फिर छुट्टी कर लेते हैं। पढ़ लें, सोल्यूशन पढ़ लें, फिर पढ़ के देखिए उसको जो पूछना हो। अगला सवाल पढ़ लें, ये करता हूँ बोर्ड पे और बस पे छुट्टी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लें। ये साथ साथ ही मैं पास पेपर की प्रैक्टिस भी कवर करता जा रहा हूँ। सर लेकिन इसकी एंट्री कैसे करेंगे इसकी पॉइंट जो आपको वो एक रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम, हाँ जी, रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, क्वेश्चन 2 कहाँ पढ़ने को?
हाँ जी। अच्छा, इसकी सवाल की रिक्वायरमेंट है कि 2 क्वार्टर्स हैं, उनका बस रेवेन्यू बता दें। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी हैं? 3 है। मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, ऑन नेट कॉल्स दे रहे हैं और ऑफ नेट कॉल दे रहे हैं। ऑन नेट कॉल्स अलहदा सर्विस है, ऑफ नेट कॉल अलहदा सर्विस है, क्योंकि हम अलग अलग बेचते हैं। तो 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। क्वार्टर्स की कैलकुलेशन चलो करते हैं। टोटल सारा काम ये कितने का बेच रहे हैं? 11,550 पर क्वार्टर, और कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है। 46,200। ट्रांजैक्शन प्राइस की एलोकेशन करें आप, स्टैंड अलोन प्राइसेस की बेस पे एलोकेशन करें, फिर आंसर बना लेते हैं। एलोकेशन तो बहरहाल करनी पड़ेगी ना, तो वो आप स्टेप 4 करें पहले सॉल्व। कैलकुलेशन पूछिए, सिर्फ जस्ट कैलकुलेशन पूछिए, ना डिस्कस, ना एक्सप्लेन, ना एंट्री, कुछ भी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन पूछिए। कितना बताया? 46।
ये एक मोबाइल है ना, यस मैम। एक मोबाइल कितने का बेचते हैं अलग से? 34। 34,000। ऑन नेट कॉल्स साल के कितने पैसे लेते हैं? 6,000 यानी 500 पर मंथ। और ऑफ नेट कॉल के हम 1.5 रुपया लेते हैं, तो यहाँ 1.5 रुपया लिख दो। नहीं सर। नहीं, हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में साल के शुरू में उम्मीद है कि 10,000 मिनट्स तो यूज कर जाएगा, तो फिर हम उस 10,000 को ही सामने रखेंगे। ट्रांजैक्शन प्राइस हम लोग जहां कंफर्म ना पता हो तो वहां पर अंदाजा ही ले रहे होते हैं ना, तो हमारा अंदाजा है कि 10,000 यूनिट्स ये इस्तेमाल कर जाएगा, तो इसलिए 1.5 रुपया इंटू 10,000। सर 12 से मल्टीप्लाई 10,000 मिनट्स है ना, क्या मंथली है? 1000 ऑन नेट है। सर ये 1000 क्यों नहीं लिया, 10,000 क्यों लिया पर मंथ? 1000 मिनट्स पर मंथ है जी और चाहिए था। 12,000 हो गए ना, यस सर। लेकिन हमें उम्मीद है कि वो 10,000 करेगा। देखें, 1000 का हमने बेशक उसको कहा हुआ है, हमने कहा 1000 तक तुम कर सकते हो, लेकिन वो 1000 करेगा नहीं करेगा। जो ऑन नेट हैं, देखें बात ये है कि हमने जब स्टैंड अलोन प्राइस निकालनी है तो जो चीज बेच रहे हैं उसी की प्राइस निकालनी है ना। ये चूंकि हम वैसे ही पर मंथ पैसे लेते हैं, वो पैसे ही पर मंथ होते हैं, इसलिए इंटू 12 हो गए। लेकिन ये 1.5 रुपया पर मिनट है और रेवेन्यू हम वो लिया करते हैं जो कल को हमें रिवर्स ना करना पड़े, हम मुहतात अंदाजा लगाएं। तो हमारा अंदाजा यह है कि 10,000 मिनट्स लेगा ऑफ नेट। अगर हमने 10,000 के ऊपर एलोकेट किया हो तो अगर कल को वो 10,250 कोई बात नहीं, तो एलोकेशन 50 को तो हम कोई मसला नहीं है। जो हम एलोकेशन करते हैं ना, शुरू में अपने बेस्ट अंदाजे पे कर लेते हैं, एलोकेशन नहीं बार बार बदलते बाद में। हमने 10,000 पे एलोकेशन किया ना, अब अगर एक कस्टमर ने 10,250 कर लिए तो हम 250 को तो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारी एलोकेशन ही 10,000 की है। देखें, इसमें ना एक जब एस्टीमेट लगते हैं ना तो एस्टीमेट बाद में रिवाइज हो सकते हैं। जैसे हमने टोटल, अभी मैं बांटता हूँ ना क्वार्टर, फिर देखते हैं। अभी क्वार्टर बांटता हूँ मैं, अभी जब क्वार्टर बांट लूंगा ना फिगर सामने आ जाएंगे, फिर बताऊंगा एस्टीमेट चेंज होता तो क्या कर लेते। लेकिन हम यहाँ पे एस्टिमेट ले ही क्यों 10,000 चूंकि एस्टीमेट ही ले रहे हैं ना, हम रेवेन्यू देखें, 10,000 हमने उसको बेशक 12,000 का वादा कर दिया। जैसे वो जो डिस्काउंट वाला काम था कि डिस्काउंट देंगे, इतने यूनिट्स ले लोगे इतना डिस्काउंट है, इतने यूनिट्स ले लोगे इतना डिस्काउंट है, उसमें हमने इसको ऑफर तो बेशक 8,000 यूनिट्स की कर दी थी, 800 यूनिट्स की कर दी थी, लेकिन हम कैलकुलेशन तो यही कर रहे थे ना, हमें कितना की उम्मीद है, कितने यूनिट्स की हमसे खरीद लेगा। तो जब हमने उसको ऑफर की है 1000 की, और हमने जब ट्रांजेक्शन प्राइस निकालनी है, ट्रांजेक्शन प्राइस सॉरी स्टैंड अलोन प्राइस निकालनी है, तो हम 1.5 रुपया पर मिनट लिया करते हैं। अगर ये पैकेज ना होता, स्टैंड अलोन प्राइसेस यही है ना कि अगर पैकेज ना होता तो क्या होता, तो 1.5 रुपया पर मिनट चार्ज करते हैं हम उसको, कितने का, जितने की हमें उम्मीद है कि इसके तहत हमसे मिनट्स इस्तेमाल कर लेगा। तो वो 10,000 मिनट्स की हमें उम्मीद है कि कर लेगा। तो स्टैंड अलोन प्राइसेस हो गई सारी मिला के 55,000। अब हमने इस 46 देशों को इस रेशो में बांटना है, तो एलोकेशन हो जाएगी, मोबाइल के हिस्से में आ जाएगा 46,200 इंटू 34/55, 46,200 इंटू 6/55 और 46,200 इंटू 15/55। हाँ जी, 28560 50 600। अब इसमें से ये हमारे पास एक बंदे की कैलकुलेशंस आ गई। टोटल कितने लोग हैं? 1,000। तो फिर वो बाद में हम 1000 से मल्टीप्लाई तो एंड आंसर को कर लेंगे। ये इस वक्त एक बंदे की इंफॉर्मेशन आ गई। इनमें से पहले क्वार्टर में क्या क्या होगा? ये पूरा बिक जाएगा, इसमें से 12 में से 4 महीने हो जाएंगे, और इन 10,000 मिनट्स में से
हाँ क्वार्टर में, सॉरी 3 महीने, और 10,000 मिनट्स में से वो 2700 मिनट्स यूज कर लेगा। 1.2 तो ये पूरा, ये 3/12 और ये 27 और ये 2700 बाई 10,000, ओके 2700 बाई 10,000। बाय 10 चूंकि ये 10,000 मिनट्स की हमने कैलकुलेशन की है, इसमें से वो 2700 ले लेगा। ठीक है सर। Q1 में अब हम ये करेंगे, Q1 मोबाइल पूरा 28,560, ऑन नेट कॉल्स 3 महीने, 5,040 इंटू 3/12 1200, और जो ऑफ नेट है हमने टोटल अंदाज़ा लगाया हुआ है कि 10,000 कॉल्स उसने कर लेनी है, उसके पैसे 12,600 हैं, तो वो इन 10 में से 2700 कर लेगा। 3402। अब ये आ गया एक बंदे का, इसको टोटल करके 1000 से मल्टीप्लाई कर दे। 33,222, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे। बल्कि एक और उसमें आसान काम ये हो जाएगा कि आप ऐसा करें कि ये कर दें, ये हो गया आंसर, और आंसर हो गया। और Q2 मोबाइल नहीं, ऑन नेट कॉल्स हो जाएंगी अगेन 1260, और ऑफ नेट में से 12,600 में से अब वो 10,000 में से 2,000 ले लेगा, 2520। अच्छा, मैंने आपको नाम नहीं लिया, लेकिन इफेक्टिवली ना मैंने आपको ओवर टाइम की एक मेथड करा दिया कैलकुलेशन का। वो ओवर टाइम पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, हम पहले कर चुके थे। यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड टाइप 37 यूनिट्स कंप्लीटेड मेथड लगाया हमने। ये सब 2000 कंप्लीट हो गए। अगर कोई 1000 कस्टमर में से कोई एक भी हमारा एस्टिमेट खराब कर देगा तो हम तब तो नहीं चेंज कर रहे होंगे। अगर सिग्निफिकेंट इफेक्ट आ रहा तो फिर हम अपना एस्टिमेट चेंज कर। अच्छा, अब हम तीसरे में आते हैं। अब सिग्निफिकेंट चेंज आया, अब हमें लगता है कि नहीं ये 10,000 मिनट्स नहीं, बस 7,000 ही चलेंगे। तो अब जिस तरह डेप्रिसिएशन में करते हैं, 12,600 में से कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका? 47 नहीं, ये हो गया ना, मिनट्स 4700 मिनट्स। नहीं रेवेन्यू 12,600 में से 592 बाकी रह गया लेट से 6,000। अब उस 6,000 के पास कितने मिनट्स बचे हैं? ये रिप्लाई हो गया। ये तो गए ना। अब रिमेनिंग हमारा अंदाज़ा, रिवाइज अंदाज़ा लेट से 4,000। तो जिस तरह एस्टीमेट चेंज किया करते हैं, अब वो 10,000 की बजाय उस 4,000 से डिवाइड होगा, और अब जो नए यूनिट्स होंगे उनसे मल्टीप्लाई होगा। एलोकेशन हो गई शुरू में, ये बार बार चेंज नहीं होती। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।